It's the Battle of Bengal and political temperatures rising by the day, by the hour in West Bengal. And today, my guest on Frankly Speaking is none other than Mr. Dilip Ghosh, the BJP's Bengal chief. And Mr. Dilip Ghosh, thank you very much for joining me on Frankly Speaking. The heat just rose by about 10 degrees yesterday when Mamata Banerjee claimed that 4-5 people attacked her in Nandigram's bazaar where she was actually campaigning. The BJP has come out and stated that this is drama and this investigation should be handed over to the CBI. I want to ask you, Mr. Dilip Ghosh, even before the preliminary report on this so-called attack is concerned has come in, the BJP has come down and called it a drama. Is that a little insensitive? देखिए, इस प्रकार कोई घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो सकता है। एक Z+ कैटेगरी का जिनका सुरक्षा है, उनके साथ इस प्रकार घटना होती है। जहाँ तक मुझे मालूम हुआ, रोड के बीच में कोई आयरन का खंभा था, उसमें गाड़ी टकरा गया, उनको चोट लगा। स्वाभाविक बात है, हो सकता है, छोटा रास्ता है, लेकिन उसको एक पॉलिटिकलाइज करना, बीजेपी को इसमें बीच में ले आना, कोई 4-5 लोग आके उनको धक्का मार दिया, पूरा बंगाल में प्रदर्शन शुरू कर देना, ये जो पॉलिटिकल ड्रामा स्टार्ट हुआ, इससे संदेह होता है कि इसके पीछे कोई घटना जरूर है। ड्रामा अच्छा हुआ लेकिन स्क्रिप्ट ठीक नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं Z+ कैटेगरी की कोई हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनके अगर इतनी सुरक्षा नहीं है, कोई 4 लोग आकर उनको धक्का मार के चले जाएं, फिर बाकी आम आदमी का क्या होगा? जिन्होंने अपने पुलिस मंत्री खुद हैं, तो उन्होंने पुलिस का ऊपर भरोसा नहीं रखा। स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस ही उनका Z+ का उनको सुरक्षा देती है, तो पुलिस का ऊपर भरोसा नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने बोला अगर ऐसा है तो सेंट्रल फोर्स देना चाहिए उनको सुरक्षा के कारण। और ऐसा एक घटना हो गया चीफ मिनिस्टर के साथ, आगे भी कुछ हो सके, इसलिए इंक्वायरी होनी चाहिए। हम तो डिमांड कर रहे हैं कि अच्छी ट्रीटमेंट हो और इंक्वायरी भी हो, सच में हुआ क्या है। दिलीप घोष जी, आप कह रहे हैं कि ड्रामा अच्छा था, स्क्रिप्ट ठीक नहीं थी। कौन से स्क्रिप्ट की आप बात कर रहे हैं? कौन लिख रहा था ये स्क्रिप्ट? और आप कह रहे हैं कि ये वेल प्लान्ड, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड ड्रामा किया था ममता जी ने। एक डॉक्टर ने, अच्छे जाने माने डॉक्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि पता चला राइट लेग में चोट लगा लेकिन लेफ्ट लेग में बैंडेज लगा हुआ है। तो ये सब मामला बाकी लोग जो बोल रहे हैं वही हम देख रहे हैं। अगर चोट लगा तो सही में कष्ट की बात है, वो सही होना चाहिए। चोट लग सकता है किसी को भी, बड़े बड़े लोगों को लगता है, तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन बंगाल भर के उसके लिए करके प्रदर्शन करना, मेमोरेंडम करना, भाजपा के लोगों के साथ मारपीट करना, पूरा रास्ता में उतर जाना, उसमें भाजपा कहाँ था? हॉस्पिटल नहीं था वहाँ, इतनी बड़ी बड़ी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनी है, सुपर स्पेशलिटी, उसमें ट्रीटमेंट नहीं होता एक चोट का, इसलिए कोलकाता आना पड़ा। ठीक है, चीफ मिनिस्टर है, तो चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक कैसे होती है? Z+ कैटेगरी का क्या मतलब होता है? तो बंगाल के सामान्य आदमी का क्या होगा? ये सारी प्रश्न का उत्तर नहीं है वहाँ, और लोग ये सब प्रश्न कर रहे हैं। सोशल मीडिया में सब चल रहा है, कोई सीरियसली नहीं रह रहा है। और ममता बनर्जी की जो हिस्ट्री रही ना, पूरी ड्रामा की रही है, इसलिए लोगों को संदेह हो रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं। हमें भी बहुत चिंता है, चीफ मिनिस्टर के ऊपर ऐसा हो गया, उसका ट्रीटमेंट ठीक से हो और किसी भी चूक नहीं हो, और उसका इंक्वायरी होना चाहिए सच में क्या है। लेकिन इंक्वायरी की अनाउंसमेंट की इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने रिपोर्ट मांगी है 12 तारीख की शाम तक। बिना रिपोर्ट की इंतजार किए बीजेपी के कई लीडर्स ने कमेंट दिया है। आपने कहा, सेंट्रल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा कि ममता जी ड्रामा कर रही हैं, और ये कुछ ही मिनट के अंदर कहा, जब ये एक्सीडेंट, स्ट्रोक, चोट आई ममता बनर्जी को, कुछ ही मिनट में इस तरह की बातें आने लगी। मैं सिर्फ पूछ रही हूं कि इलेक्शन के दौरान क्या इंसान की चिंता करना छोड़ देता है? अगर आप अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टी से हैं, तो क्या आप किसी के चोट लगने को भी एक पॉलिटिकल इशू बना देते हैं? ये मेरा सवाल है कि आम आदमी ये भी सवाल पूछ रहा है सोशल मीडिया में, जैसे आप कह रहे हैं बाकी अटकलें लग रही हैं। नहीं, पॉलिटिकल इशू किसने बनाया? हम तो अपना काम में हैं। तुरंत उनके सारे कार्यकर्ताओं को रास्ता में उतार देना, वेस्ट बंगाल में सब जगह रास्ता जाम करके प्रदर्शन करना और बीजेपी का खिलाफ शाउटिंग करना। बीजेपी कहाँ आ गया वहाँ?
बीजेपी के लोग मार दिए। तो एक कोई सामान्य आदमी हो जाता तो घटना हो जाता, चीफ मिनिस्टर के ऊपर ऐसा हो जाता तो कैसे हो संभव है। और उनकी इतिहास ऐसी रही है, इसलिए लोग संदेह करते हैं। मैं छोटी सी घटना आपको बताता हूँ। ये तो 3 दिन की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट, हमारे कार्यकर्ता को मारा गया, पेड़ में टांग दिया गया, उसके नीचे खड़ा होके एसपी बोलता है कि ये सुसाइड केस है। ना बॉडी को नीचे उतारा गया, ना तो पोस्टमार्टम हुआ है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिख करके यहाँ से जाता है वहाँ। एमएलए, कोई सामान्य बात नहीं, एमएलए का हत्या हुई है। रास्ता में 1 किलोमीटर दूर कीचड़ में आए हुए, पेड़ में, शरीर में पूरी बारिश में आए, कोई पर पानी नहीं है, कीचड़ नहीं है, और टांगा हुआ मिलता है। वो बोलते हैं सुसाइड है। सुसाइड करने कोई गांव छोड़ कर मेन रोड में आता है। ये सारी घटना बंगाल में हुई है और उन्हीं के लोगों ने किया है, उनके पुलिस ऑफिसर ने किया है। आज इसलिए लोग इसी दिशा में सोच रहे हैं, उसी प्रकार कमेंट कर रहे हैं। शुरू उन्होंने किया है, पॉलिटिकल एक्टिविटी और पॉलिटिसाइज करना उन्होंने शुरू किया है, और लोग उसी दिशा में उनका कमेंट कर रहे हैं। मुझे तो लोगों का कोई दोष नहीं दिखता है। ममता बनर्जी को आज साफ बोलना है, साफ करना है कि वो जो कर रहे हैं वो ड्रामा नहीं है, सच में कुछ हुआ है। तो हमारी सिंपैथी है कि नहीं, हमारी चिंता भी है कि हमारे चीफ मिनिस्टर के ऊपर ऐसा घटना हो जाए और उसका कोई कार्रवाई ना हो, कोई इंक्वायरी ना हो। ये तो हो ही नहीं सकता। दिलीप घोष जी, तो सवाल ये भी उठाया है तृणमूल कांग्रेस ने कि जब नड्डा जी पर आपने कहा कॉन्वॉय पर अटैक हुई, बीजेपी के अध्यक्ष जी जब आए थे बंगाल में, उनके कॉन्वॉय पर जब अटैक हुआ तो क्या वो भी ड्रामा था? तृणमूल कांग्रेस ने उसे ड्रामा बताया, आप ममता बनर्जी की चोट को ड्रामा बता रहे हैं। तो क्या बंगाल में इलेक्शन किसी मुद्दे पे लड़ा जाएगा, डेवलपमेंट के इश्यूज पे लड़ा जाएगा, आपका बंगाल के विजन पे लड़ा जाएगा, या ये अटैक, काउंटर अटैक, ड्रामा वर्सेस ड्रामा, इस पर लड़ा जाएगा? देखिए, हमारे अध्यक्ष जी का जब प्रोग्राम था 2 दिन पहले से वहाँ उत्तेजना था, और मैंने एसपी को चिट्ठी लिखा, केंद्रीय होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा, वहाँ की यहाँ गवर्नर जी को मैंने चिट्ठी लिखा था क्या क्या होने वाला है, क्योंकि मैं उस जिला का, उस जगह को जानता हूँ। पहले दिन भी लिखा, और मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गाड़ी में ही था, इसीलिए मैं उसका गवाह हूँ। और आप कोई ऐसा बोल देगा, कोई मानेगा नहीं, आपके कैमरे के सामने हुआ है, सारे चैनल्स मौजूद थे, ईंटा पत्थर चला कैसा। और सुबह तुरंत उनके लोग, उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नौशाद, वहाँ के जो वहाँ तुरंत मंच लगाकर रास्ता के ऊपर जमा बढ़ा करके हजारों लोगों का शाउटिंग करना, लोगों को उकसाना, और उसके बाद घटना। मैं तो गाड़ी के अंदर था, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, नहीं तो हम लोग भी चोटिल होते। धमाधम ईंटा पड़ रहा था गाड़ी के ऊपर, 10 गाड़ियाँ तोड़ी गई और कैमरे के सामने हुआ। उसके बाद अगर कैसा बोलता है तो ठीक है, मान लिया जाएगा। और काल जो हमारे चीफ मिनिस्टर के ऊपर हुई, किसने देखा है, कौन सा गवाह है, कौन सा कैमरे के सामने हुआ? उनके सामने साथ तो बहुत सारा प्रेसेस रहते हैं, तो प्रेस क्यों नहीं फोटो दिखाई, कहाँ घटना हो गया, कितना बड़ा घटना हो गया है। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो दुख की बात है, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, कभी किसी के साथ भी हो सकता है। हमारे तो गाड़ी कितने बार तोड़ी गई, चारों तरफ से मॉब घिर करके ईंटा पत्थर से, डंडा से मार के देखा, मैंने खुद वीडियो करके दिखाया लोगों को। हमें कोई खेद नहीं, ऐसा होता रहता है, लेकिन उसको लेके राजनीतिकरण करना, ड्रामा करना, पूरा बंगाल में फैला दे के इशू बनाना किसने किया है? हमें कोई दिलचस्पी नहीं सब बातों की। हम तो सबका साथ, सबका विकास का काम करते हैं और हमारे काम में लगे हुए हैं। हम तो जनता के साथ सीधा संवाद करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने हारने का डर से इतना नीचे गिर करके इस प्रकार ड्रामा करते हैं, इसी से लोग आज इस प्रकार कमेंट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दिलीप घोष जी, आप कह रहे हैं आपके और नड्डा जी के ऊपर जब अटैक हुआ तो कैमरास के सामने हुआ। कल जब ममता बनर्जी को चोट लगी वो भी कैमरे के सामने हुआ था, क्योंकि हमारा रिपोर्टर वहां था, उन्होंने अपना पैर का चोट दिखाया, कैमरे पर दिखाया। वहां एक उन्होंने अपना रुमाल से पट्टी बांधा था, वहां पे उनको स्वेलिंग था पैर के ऊपर, और विजिबली वो दिख रही थी जैसे कुछ ना कुछ उनके साथ हुआ है, घबराहट हो रही है। उन्होंने बोला हमारे के जोर होचे, शी वाज फीलिंग फीवरिश, ये सब भी कैमरे के ऊपर हुआ है। आपका जो एविडेंस है वो एविडेंस ममता बनर्जी का जो है वो आपको ड्रामा लगता है। सवाल यहां उठता है कि ये इलेक्शन कौन कितना ड्रामा करेगा उस पर डिसाइड होगा क्या? देखिए, ममता बनर्जी क्या बोल रही है वही अगर कैमरा दिखाएगा तो हमें कुछ बोलना नहीं है। घटना पर क्या हुआ है, किसने उनको धक्का मारा है, किसने अटैक किया है, इसका कोई एविडेंस दिखाए किसने किया? उनका कहने का अनुसार कोई ऐसा नहीं है। और ममता बनर्जी को आज तक बहुत कम चोट लगी है, लेकिन उनका बयान के अनुसार लोग विश्वास करते हैं क्योंकि महिला है। ऐसा बोला जाता है कि नया कपड़ा वो पहनते हैं फाड़ करके,
और उनके पार्टी के लोग बोलते हैं, हम नहीं बोलते, सुब्रतो मुखर्जी जैसे सीनियर लीडर बोलते हैं। जब मुझे समझ में नहीं आता है नया कपड़ा को फाड़ के क्यों ममता पहनती है, ये सब यहाँ की आम बात चलती है, इसलिए हम यहाँ के लोग सीरियसली लेते ही नहीं इस बात को। ये बात सही है कि आप लोग पहले बार देख रहे हैं, आपको मौका मिला दिखाइए, हमें इसमें दिलचस्पी नहीं। हम तो चुनाव लड़ेंगे बंगाल के विकास का ऊपर, सोनार बंगला बनाने का वादा हमने किया है और उसी दिशा में जा रहे हैं। I want to ask you, दिलीप घोष जी, नंदीग्राम से ममता बनर्जी लड़ रही हैं, आप वहां शुवेंदु अधिकारी को आपने उतारा है, आपकी पार्टी ने उतारा है, ये एक बड़ा बैटल हो गया है और कल ममता बनर्जी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, आज शुवेंदु अधिकारी जी कर रहे हैं। क्या ये नंदीग्राम बैकग्राउंड है, इसीलिए इस सारे इंसिडेंट को बीजेपी प्ले डाउन कर रही है? देखिए, नंदीग्राम एक ऐतिहासिक जगह इसलिए हो गया राजनीतिक दृष्टि से कि इस SEZ को बंद करने के लिए जो आंदोलन चला था उससे सत्ता परिवर्तन हुई थी और उसका हीरो ममता बनर्जी नहीं है, हीरो है शुवेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी का वो फौजी थे, सिपाही थे और वो लड़ रहे थे CPM के खिलाफ और खून बहाया उन्होंने, पसीना बहाया उन्होंने, लोगों को मरते हुए देखा उन्होंने, डेड बॉडी उठाया उन्होंने। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी, आज तक पिछले 10 साल में कितने बार गई है, 11 साल में जो घटना हुई थी ममता बनर्जी नंदीग्राम कितने बार गई पूछिए। और फिर वहाँ चुनाव भी लड़ा शुवेंदु ने, जीता भी है, उनका परिवार भी लड़ा, लोकसभा लड़े, विधानसभा लड़े और आज भी अपने सीट से लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी भवानीपुर से जीती थी 2 बार, आज क्या हो गया ऐसा कि वहाँ भाग के वहाँ जाना पड़ा? तो पीछे जो इतिहास है डरने का, हारने का, उसके कारण गई है। उनको पिछले 2014 में वहाँ लोकसभा में हमको लीड मिली थी, पिछले चुनाव 19 में भी 3000 केवल उनकी लीड थी। आज उनको संख्यालघु वोट ही सहारा है, 35% संख्यालघु वोट है नंदीग्राम में, उसी के आशय में वहाँ गई हैं कि उससे जीत सकती हैं, नहीं तो बंगाल में कोई भी सीट उनके लिए आज सेफ नहीं है। और शुवेंदु अधिकारी तो पहले भी जीते थे, लोग उनके साथ हैं, लोगों को सुख दुख में वही रहे वहाँ और आज भी खड़े हैं। वो भाग सकते थे, वो भागे नहीं, वो आगे से नेतृत्व करने वाले नेता है। और जब इसे बड़े नेताओं की लड़ाई होती है स्वाभाविक दिलचस्पी होता है लोगों का, वहाँ लाइमलाइट में आते हैं, फोकस उधर होता है, वो स्वाभाविक है। लेकिन लड़ाई तो वहाँ के लोग तय करेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कैसा चुनाव होगा, लेकिन हाई वोल्टेज चुनाव होगा, ये बिल्कुल सही है। दिलीप घोष जी, आपने नंदीग्राम की ब्रेकअप ऑफ पॉपुलेशन कहा और आपने कहा वहाँ 34-35% मुस्लिम्स थे। जब तक वहाँ मुस्लिम्स की ये तादाद रहेगी 34-35% और तृणमूल कांग्रेस का उस पर पट्टा रहेगा तो शुवेंदु अधिकारी जीते थे। आप कह रहे हैं नंदीग्राम के सिपाही शुवेंदु अधिकारी हैं। मैं इसका काउंटर व्यू आपको देती हूं कि जब तक शुवेंदु अधिकारी TMC में थे और नंदीग्राम के सिपाही थे तो वो जीत रहे थे। इस बार उनके ऊपर तृणमूल का टैग नहीं है, बीजेपी का टैग है। आपको कैसे विश्वास है कि इस बार शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा पाएंगे? देखिए, नंदीग्राम का श्रेय लेने के लिए, एडवांटेज लेने के लिए ममता बनर्जी वहाँ गई है, क्योंकि वो लड़ाई वहाँ के लोगों ने लड़ा है, शुवेंदु ने नेतृत्व किया है, तो शुवेंदु नेता के रूप में वहाँ थे। आज ममता बनर्जी उस लड़ाई का, TMC का क्रैश करने के लिए गई है, तो जा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब और ये भी सही है कि मुस्लिम वोट केवल TMC के साथ है, ये हम नहीं मानते हैं। यहाँ के मुसलमान पहले कांग्रेस को वोट करते थे, बाद में CPM को किया, लेकिन आज वो TMC के साथ है। लेकिन इस चुनाव से उसका भी परिवर्तन होगा, क्योंकि बंगाल में मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है। सचार कमेटी के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार बंगाल के मुसलमान आज देश में सबसे पिछड़े हैं, गरीब हैं, अशिक्षित हैं। इसका कारण क्या है? भाजपा तो इसका कारण नहीं है, हमको भी सत्ता में थे नहीं ना, हमको कोई वोट दिया। इन तीनों पार्टियों ने उनका वोट लेकर उनको और राज्य अधिकार देने की बात की नहीं किया, उनको वोटर बना कर रखा और उनको भड़काया बार बार, और जब संकट आया उनके निर्भर से जीतने का प्रयास किया। मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार इतना आसान हो जाएगा। और मुसलमानों में जागरूकता आई है, शिक्षित हुए हैं। आज की पीढ़ी ये केवल ब्लॉक वोट बैंक का चक्कर में पड़ने वाले नहीं है, वो भी विकास के साथ चलने के लिए तैयार है। मोदी जी ने देश भर में जितना प्रकल्प दिया, जितना योजनाएं दिया है गरीब लोगों के लिए, सबसे ज़्यादा बंगाल के मुसलमान को उसका लाभ मिला है, ये उसको जानते हैं। घर घर तो गैस पहुंचाना, घर घर में शौचालय बनाना, आवास योजना की घर पहुंचा के देना, विधवा भाता, विकलांग भाता, वयस्क भाता दिया है, बाकी जो भी सैकड़ों, तो उसका लाभ मुसलमान को ज़्यादा मिला है, वो जानते भी हैं। मुझे लगता है कि इसका परिणाम इस बार चुनाव में भी होने वाला है।
दिलीप घोष जी, इस बार एक नया फ्रंट भी आया है। नया फ्रंट है कांग्रेस का, लेफ्ट का, इंडियन सेक्युलर फोर्स का, जो अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के जो क्लेरिक हैं उनके साथ टाई अप करके। क्या ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को ये नर्वसनेस है कि इस बार का जो मुस्लिम वोट है वो स्प्लिट होगा और इसीलिए शायद ये एक डेस्परेशन का एक्ट है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है? क्या आप इसमें मानते हैं? देखिए क्या होगा आगे ये तो भविष्य ही बताएगा, 2 तारीख के बाद में का पता चलेगा। लेकिन जिसको लेके इतने अटकल लगाया जा रहा है, आईएसएफ ये जो फ्रंट बनी है, एक लोकल पार्टी मुस्लिम आधारित पार्टी बनी है। वो पार्टी अभी शुरू हुआ है ना, तो उसमें कोई नेता है जो पहले राजनीति किए हुए, उनका नेता भी पहली बार राजनीति में आए हैं और फ्रंट भी पहली बार आई है। अब इसका ऐसा एक फ्रंट पहले भी बना था, सिद्दीकुल्ला चौधरी जो अभी मंत्री हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की थी मुसलमानों का, लेकिन टीएमसी के साथ मिले और वो उन टीएमसी को जिताया, खुद और गिफ्ट मिला, उनको एमएलए बने, मंत्री बने, आज वो भी नाराज है वहाँ से। तो मुसलमानों के साथ बार बार छल होता है। ये नया उद्योग शुरू हुआ है, पता नहीं क्या होगा क्योंकि इनका अनुभव नहीं चुनाव जीतने का। लेकिन सबसे दुर्दशा तो यहाँ की सीपीएम और कांग्रेस का है। जो कांग्रेस कभी यहाँ की सारे एमएलए एमपी सीट जीतती थी, आज केवल 2 ही एमपी सीट पिछले बार थी। जो सीपीएम यहाँ कभी 36 आउट ऑफ 42 सीट में जीते थे, आज उनके पास एक भी एमपी सीट नहीं है। और विधानसभा में जो है वोट का उनका परसेंटेज आज नीचे 6 और 7% में आ चुके हैं। इसलिए उनकी मजबूरी है, अस्तित्व रक्षा की लड़ाई है और किसी को भी मिल जाए उसके साथ लेके लड़ेंगे। इसलिए नाम के सेकुलरिज्म, लेकिन सबसे बड़ा कम्युनल पार्टी यही लोग हैं। इसका एक एक्सपेरिमेंट है। पिछले 2016 चुनाव में विधानसभा में ये सीपीएम कांग्रेस का गठजोड़ बना था, लोगों ने उनको नकार दिया था। फिर एक बार पीछे देखने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे, स्वाभाविक रूप से लोग आगे देखेंगे। टीएमसी को 10 साल उन्होंने देखा, उनसे कुछ नहीं मिला। सबसे बड़ा सांप्रदायिक हिंसा बंगाल में ही होता है, सांप्रदायिक दंगा होता है, राजनीतिक हिंसा होता है, भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था नाम के वास्ते बचा है यहाँ। ममता बनर्जी की शिकायत अगर सही है तो कानून व्यवस्था कहीं नहीं है, ये साबित होती है। और लोग काम की तलाश में बंगाल छोड़ के लाखों की संख्या में पश्चिम भारत में जा रहे हैं। इस परिस्थिति से बंगाल को निकालने के लिए लोग नया परिवर्तन चाह रहे हैं और विकल्प के रूप में भाजपा को देख रहे हैं। दिलीप घोष जी, जब जेपी नड्डा जी के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ था तो अभिषेक बैनर्जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, नेफ्यू हैं, भाईपो हैं ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर के, उन्होंने कहा था कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि लोगों का जो गुस्सा है वो बाहर निकल के आया और लोगों ने ईंट पत्थर से अटैक किया नड्डा जी के कॉन्वॉय को। आज जब ममता बनर्जी पे अटैक हुआ है तो क्या यही वाक्य आप भी कहेंगे कि इट इज पीपल्स एंगर? मुझे इस प्रकार कोई शिकायत हम नहीं करेंगे। लोग क्या करेंगे उनके हाथ में। अभिषेक बनर्जी का स्वाभाविक है, उनके लोकसभा क्षेत्र में घटना हुई थी, तीर उन्हीं की तरफ था। उनके मंत्री और नेतृत्व कर रहे थे लोगों का, गयासुद्दीन मुल्ला, उनके जिला प्रेसिडेंट शौकत, वो वहाँ मंच लगा करके लोगों को उकसा रहा था, माइक में भाषण दे रहा था। तो ये लोग हो गए आजकल उनके पार्टी के नेता। तो ये सब बोलने का भी एक कॉमन सेंस होना चाहिए, एक शर्म भी होना चाहिए, कितना झूठ बोलना चाहिए, उसी का नतीजा है उनके ऊपर आ रहा है। अब इस सब चुनाव में उनके पार्टी छोड़कर रोज सैकड़ों हजारों लोग भाग रहे हैं, मंत्री, एमपी, एमएलए। कल भी 2-3 एमएलए मंत्री ज्वाइन किया हमारी पार्टी में। तो अब कंपटीशन लगी हुई है, कौन पहले भागेगा। अब उनके साथ इस बार चुनाव में कहीं ऐसा हो, गुस्सा लोगों का फूटे तो क्या बोलेंगे? लोकतंत्र में इसका कोई जगह है क्या? विरोधी नेता को आप सारेआम चौराहे पर मारेंगे, रास्ता पर गाड़ी अटक करके ईंटा पत्थर मारेंगे और इनकार कर देंगे, आपकी जिम्मेदारी नहीं लॉ एंड ऑर्डर का, आप सरकार में हैं। तो ये सब बोलने का मतलब वो नैतिक रूप से हार चुके हैं। ममता बनर्जी की ये जो घटना हो रही है इसके पीछे भी वही है, हारी हुई मानसिकता के कारण ये सब काम करने में आतुर हैं। कभी बोलते हैं हमें बांग्ला में, अब क्यों ऐसा बोले? अब बड़े घमंड के साथ बोलते थे जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हम देख लेंगे, इंच इंच में देखेंगे, खेला खेलेंगे। क्या हो गया? रातों रात बदल गया हवा। आपके पार्टी के लोग आप पर भरोसा नहीं रख पा रहे हैं, छोड़ रहे हैं पार्टी। 5 मेयर भाग चुके हैं बड़े कॉरपोरेशन के, सो हमारी पार्टी में आ चुके हैं। कितने मंत्री एमएलए भाग चुके हैं। तो इससे डर करके ऐसा कर रहे हैं। तो मनोस्थिति, इनकी मानसिकता, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो गया है, इसीलिए अनप शनप बक रहे हैं। आप लोकतंत्र में आपका विश्वास है, लड़िए सामने आकर, लोग अपना निर्णय करेंगे, उसको मानना पड़ेगा। आप लोगों को वोटिंग करने नहीं देंगे, आप चुनाव में नॉमिनेशन भरने नहीं देंगे। 2 साल से कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपैलिटी चुनाव लंबित है, क्यों नहीं होता है?
लोगों का न्याय पाने का अधिकार नहीं है, लोगों का अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं रहेगा। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक रेशन कार्ड, एक इनकम सर्टिफिकेट लिए लोग काउंसलर के पास जाते हैं। 2 साल से काउंसलर नहीं है, पीछे के दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर लगा करके लूट हो रहा है। वहाँ पंचायत चुनाव हो तो हुआ ही नहीं, वो तो सारे आम देखे 35% सीट में नॉमिनेशन करने नहीं देगा, कितने लोगों की मौतें हुई है। पार्लियामेंट इलेक्शन में भी सारा देश में पीसफुली इलेक्शन हो गया, एक बूथ में कोई ईंटा पत्थर नहीं लगा, केस नहीं हुआ। बंगाल में 42 के 42 सीट में मारकाट हुआ, खून हुआ, रोड जाम हुआ, लोग बूथ में ताला लगा दिए कि सेंट्रल फोर्स आएगा तब पोलिंग शुरू होगा। क्यों ऐसा परिस्थिति निर्माण होता है? कौन जिम्मेदार है इसका? लोगों ने आपको सरकार चलाने के लिए दिया, बहुमत दिया, और आप लोगों को क्या दिया? दिलीप घोष जी, आपने कहा कि तृणमूल छोड़कर बहुत लोग आपकी पार्टी में आ रहे हैं, तो कहना तो यही पड़ेगा कि बीजेपी का अस्तित्व नहीं था यहाँ पर 2014 में। 2016 के इलेक्शन में आपके 3 एमएलए थे। इस बार जो आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो क्या ये कंपटीशन, क्या ये जो आपकी पॉलिटिकल लड़ाई है, ये तृणमूल कांग्रेस पार्ट 1 की लड़ाई तृणमूल कांग्रेस पार्ट 2 से हो रही है? क्योंकि बीजेपी का तो कुछ ओरिजिनल 1-2 लोग ही हैं, आप जैसे लोग जिनको लोग पहचानते हैं, बाकी तो सब तृणमूल कांग्रेस से आए हैं। सो पार्टी विद अ डिफरेंस कैसे हो गई? क्योंकि आप तो सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में। नहीं, तृणमूल कांग्रेस से न केवल नहीं है, आज हमारे जो एमपी बने हुए हैं वो कांग्रेस से आए हुए हैं, वो सीपीएम जिस पार्टी को आप सबसे ज्यादा हेट करते हैं, उन्हीं दोनों पार्टी से लोग ले रहे हैं, दूसरे पार्टी से। नहीं, हम तो पार्टी का विचारधारा से हमारे मतांतर है। हमारे लोग तो सारे समाज के लोग हैं, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, देश के लिए काम कर सकते हैं, हम उनको मौका देते हैं। उनमें बहुत अच्छे लोग हैं, टीएमसी में बहुत अच्छे लोग हैं, वो अगर आना चाहते हैं, हमारा झंडा थाम के बंगाल में परिवर्तन चाहते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हम लिए हैं। और खाली यहाँ नहीं है, पूरा देश में देखिए, जहाँ भी जिस पार्टी में योग्य लोग थे उनका हमने लिया अपने पार्टी में। केंद्र सरकार में ऐसे कितने एमपी हैं, मंत्री हैं, कई राज्यों में सरकार चल रही, मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, आसाम में 1 और 2 पोजीशन के लोग वहाँ, उन्होंने पूरा नॉर्थ ईस्ट में पार्टी को फैलाया है। और अपना काम करने का मौका नहीं मिल रहा तो वो आए, अपना योग्यता और क्षमता के साथ काम करके पार्टी को और देश को आगे कर रहे हैं। तो बंगाल में भी हमने मौका दिया है। 2016 में हमारे 10.5% वोट था, 14 में 17% था, और उसके बाद हम आगे बढ़ने लगे। बीच में बाई इलेक्शन हुई, 30-35% वोट थी। 2018 में पंचायत चुनाव में 35-40% एक जिला में वोट मिला, जितना भी हिंसा हुआ उसके बाद भी, और लोकसभा में 40% से ऊपर हम पहुँचे हैं। ये कोई अचानक बढ़ गया ऐसा नहीं है, पिछले 5 साल से लगातार योजना के अनुसार काम करके हमारे कार्यकर्ताओं का खून पसीना से पार्टी को हमने सींचा है। 136 लोगों की बलिदान हुई है, और राजनीतिक हिंसा के कारण उसका कोई न्याय नहीं मिला है। किसी को सजा नहीं, किसी को जेल नहीं, किसी को पकड़ के लाते हैं, 4 दिन के बाद उसको बेल मिल जाता है। इस प्रकार जो सांप्रदायिक हिंसा की वातावरण, उसके बीच में चल करके हम आगे बढ़े हैं। और आज जिन लोगों ने हमारे खिलाफ लड़ रहे थे वो आज हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि एक अच्छा विकल्प भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल को आगे ले सकता है। और वो खुद बोल रहे हैं किस परिस्थिति में कर्मचारी जैसा जी रहे थे, कोई अधिकार नहीं था, कोई सम्मान नहीं था, जिन्होंने अपना खून पसीना से शुभेंदु बाबू जैसा, राजीव बनर्जी जैसा, अर्जुन सिंह जैसे लोग अपना जवानी बिता दिए उस पार्टी में, खून पसीना से उस पार्टी को खड़ा किया, सत्ता में लाया। आज वो मजबूर हो गए पार्टी छोड़ने के लिए, इसमें हमारी क्या गुनाह है? और ये जो पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का, ये तो लोकतंत्र में होता ही है। ममता बनर्जी ने 2011 में जीतने के बाद ये काम शुरू किया, एक से कॉरपोरेशन, जिला परिषद, पंचायत समिति को पुलिस दे के, डरा करके, केस दे के अपने पार्टी में शामिल किए। और 2016 में भी 211 सीट होने के बावजूद भी, पूर्ण बहुमत के बाद भी, उन्होंने करीब 10 एमएलए को तोड़ के लाया। पुलिस, एसपी फोन करता है, आ जाओ टीएमसी में, नहीं तो एनडीपीएस गांजा का केस दे देंगे, अंदर कर देंगे। वो खुद हमको बोले हैं। किसने शुरू किया? दल बदल किए जो खेल, ये ममता बनर्जी शुरू किया। आज उन पर ये भारी पड़ रही है। दिलीप घोष जी, आपने कहा ममता बनर्जी पर जो अटैक है वो ड्रामा है, स्टेज्ड है। मैं आपसे पूछूंगी, फरवरी 16 तारीख को 2021 को एक बॉम्ब अटैक हुआ वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर जाकिर हुसैन पे, वो सीरियसली इंजर भी हुए इस अटैक में, तो क्या आप कहेंगे ये भी ड्रामा था? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। इसके पहले उनका एक भद्रेश्वर म्यूनसिपालिटी का चेयरमैन का मर्डर हुआ, एक एमएलए है यहाँ पर कृष्णगंज का, उनका भी मर्डर हुआ। लेकिन उनके परिवार के, वहाँ के लोकल पार्टी कोई नहीं बोलता कि भाजपा किया है, कोई और किया है।
उनके पार्टी के अंदर जो क्लैश है उसके अंदर हुआ है। एक जयनगर के एमएलए बाल बच्चे उन पर अटैक हुआ था। अभी एक नेता बाबू मास्टर करके हमारे पार्टी में शामिल हुए बसीरहाट में, उनके पार्टी से उन पर बम से आक्रमण, उनका गाड़ी को तोड़ा गया, वो बल बच्चे। तो ये घटना हमसे ज़्यादा शिकार कौन हुआ है? इतने लोगों को जो मारा गया है भयंकर रूप से, हमारे एमएलए को मारा गया है, हम ड्रामा क्यों बोलेंगे? हमने न्याय मांगा, हमें सीबीआई इंक्वायरी मांगा, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। ये सरकार जब तक रहेगी किसी को न्याय नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इस गवर्नमेंट का स्पॉन्सर से हिंसा है। इसीलिए ममता बनर्जी की जो है घटना हुई है, हुआ कोई एक्सीडेंट हुआ, चोट तो जरूर लगा है, लेकिन उसको लेकर राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? कहाँ बीजेपी है? वहाँ कौन देखा है बीजेपी के लोग उनको अटैक किया है? कहाँ उन पर किसी ने हाथ लगाया है? कोई घटना हो गया, इंक्वायरी हो उसका, हम तो चाह रहे, मैं तो सीबीआई इंक्वायरी का डिमांड किया है। उनके पार्टी का हिम्मत है, सीबीआई इंक्वायरी डिमांड करेंगे। अगर पुलिस पर उनका भरोसा नहीं है, हम बोलेंगे केंद्र सरकार को उनका पैरामिलिट्री फोर्स दिया जाए सिक्योरिटी के लिए, जो हमारे कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। तो उसमें अगर सहमत है तो हम तो उनके साथ हैं। तो अगर वो पुलिस को बिलीव नहीं कर रहे हैं कि पुलिस उनके साथ थी, इसका क्या कारण है? क्योंकि जैसे आपने कहा होम मिनिस्टर उस स्टेट की वो खुद हैं, पुलिस उनके अंडर है, सिर्फ एक डीजीपी सुबह चेंज हुआ था, क्या उनका इशारा डीजीपी के चेंज होने पर है? जी, ये भी हो सकता है। वो पिछले 2-3 महीना से करीब सैकड़ों पुलिस ऑफिसर को उन्होंने तबादला किया, इधर से उधर, लगभग सारे को इधर से उधर। उनको मालूम था शायद इलेक्शन कमीशन आएगा तो कर देगा, पहले से अपने ढंग से सजा दिया। तो उनका जो बहुत विश्वस्त हैं, ऐसे लोगों को जो परिवर्तन होता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। और पुलिस मंत्री थे वो, उनका ये कहने का है कि अभी गवर्नर हैं और अभी एमसीसी लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन का हाथ में कानून व्यवस्था है, इसलिए वो लोग जानबूझ को और उनको नेग्लिजेंसी किए, इसलिए ये घटना हुई है। इनडायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं वो। लेकिन Z+ तो Z+ ही होता है, पुलिस होता है। वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी लगभग 3 साल तक, पहले जो रेल मंत्री थी वो केंद्र की, उनकी जो आरपीएफ के द्वारा सिक्योरिटी दिया गया था, वही आरपीएफ के जवान ही उनका सिक्योरिटी संभाले 3-4 साल तक। बाद में वो स्टेट पुलिस को लिए हैं। तो मुझे नहीं मालूम स्टेट पुलिस का ऊपर उनका भरोसा है कि नहीं है। तो नहीं है तो आज स्टेट पुलिस की ये जो दुर्दशा है, मनोबल गिरी हुई है, उन पर ना पब्लिक विश्वास करती है, ना विरोधी पार्टी, ना उनकी सरकार, ना खुद। ये दुर्दशा क्यों हुआ? कलकत्ता पुलिस को कभी स्कॉटलैंड यार्ड के साथ तुलना किया जाता था, इतनी इनकी योग्यता थी, इनके सम्मान थी, इनकी सफलता थी। आज क्यों पुलिस की दुर्दशा है? हम बोलते हैं पुलिस टीएमसी का कैडर हो गया है, क्यों ऐसा होता है? पुलिस थाने में एक एफआईआर नहीं दर्ज होता है, महिला के ऊपर बलात्कार होता है, उसका भी न्याय दिया जाता है, रात भर बैठा के रखा जाता है। और हमारे साथ तो रोज दिन भर होता है, मारपीट होने के बाद भी हमारी ऊपर केस होती है, 6-8 बार हमारी गाड़ी तोड़ी गई, हमारी ऊपर केसेस हुई है। ये तो नाटक चलता रहता है। आज जब उल्टा पड़ गया, वो इनडायरेक्टली फिर केंद्र सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। ये कैसा राजनीति है? हारने का कगार पर आ चुकी है, इसलिए ये सब हो रहा है। पर दिलीप घोष जी, आप कहते हैं कि ममता बनर्जी मुस्लिम अपीजमेंट करती हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए जब वो चंडी पाठ पढ़ती हैं, जब वो मंदिर जाती हैं, क्योंकि एक तरह से वो अपना सेक्युलर क्रीडेंशियल्स दिखा रही हैं। इस पर क्या बीजेपी को आपत्ति है? क्योंकि बहुत लोगों ने कहा वो चुनावी हिंदू हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मंदिर जाने का अधिकार सिर्फ बीजेपी के नेताओं को है, ममता बनर्जी को नहीं है? नहीं, कहीं भी जाए, हमें क्या आपत्ति है? लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन परिस्थिति के कारण हो रही है। एक कहावत है, वक्त पड़े माँ का तो गधा को कहे काका। आज उन्होंने मुअज्जिम, इमाम, इनको भत्ता दिया। मुसलमानों के अंदर 108 प्रकार की जाति निकाल करके उनको ओबीसी बना दिया उन्होंने। उसके लिए स्पेशल वीडियो ऑफिसर नियुक्ति हुई जो उनको सर्टिफिकेट देंगे। कैसे हो सकता है? हमारे संविधान में कोई प्रावधान है क्या मुसलमानों में जाति निकाल करके ओबीसी बनाना? और वो भी मुसलमान को 80% मुस्लिम को ओबीसी बना दिया और उनको ए कैटेगरी दिया। जो हिंदू समाज पहले से ओबीसी थी उनको बी कैटेगरी बनाया गया। कहाँ से अधिकार उनको मिला है? उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग स्कूल, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल, हज हाउस, स्टाइपेंड सब दिया है। ये कहाँ से? ये सेकुलरिज्म है क्या? और आज उनको लग रहा है कि इसके कारण हिंदू समाज खफा है। 40% वोट बीजेपी को मिला तो उनको लग रहा है कि हिंदू नाराज होकर उनको छोड़ के बीजेपी की तरफ गए हैं, इसलिए अब वापस खनन कर रहे हैं। जहाँ बंगाल में सैकड़ों साल से दुर्गा पूजा होता है सामूहिक रूप से, उस दुर्गा पूजा का विसर्जन के दिन जब मुहर्रम आता है तो मुहर्रम को चालू रख करके दुर्गा पूजा का विसर्जन बंद किया जाता है। और इसलिए हमको हाईकोर्ट जाना पड़ता है अनुमति लेने के लिए। और हाईकोर्ट क्या पूछते हैं कि 26 जनवरी के दिन अगर मुहर्रम आ जाए तो अब परेड बंद कर देंगे क्या? एक सरकार का ये भूमिका होना चाहिए।
और आज उनको इस बार हर दुर्गा पूजा को 50-50 हज़ार चंदा दिया उन्होंने सरकार की तरफ से। ये अधिकार किसने दिया? सरस्वती पूजा एक एक स्कूल में 30, 40, 50, 60 साल से चलते आ रहा है, बच्चे करते हैं। ये यहाँ की कोई धार्मिक नहीं, एक सांस्कृतिक परंपरा है। उसको उन्होंने कई स्कूल में बंद कराया, चाहे तो टीएमसी राज के कारण या तो तालिबान राज के कारण। इस बार कई स्कूल में तो और भी बंद हुआ। उन्होंने अपने पार्टी ऑफिस में सरस्वती पूजा करने लगे हैं, ये प्रायश्चित कर रहे हैं। अभी उनके एक पार्टी ऑफिस में हवन होते हैं, हम लोगों ने देखा है चैनल के माध्यम से। तो ये सब जो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। हम भी रोज मंदिर जाते हैं, आज भी शिव मंदिर जाके आए हैं, लोग हजारों लोग, लाखों लोग जाते हैं, अपना अपना आस्था है, घर में मंदिर पूजा करते हैं। दिखाते क्यों हैं? गलत मंत्र क्यों में पब्लिक मीटिंग में बोलते हैं? कौन सी मजबूरी है? ये प्रश्न का बात है। तो इसलिए जो राजनीति वो आज तक कर रहे थे, तो वो आप विफल हो कह रहे चुकी हैं है। उन्होंने जो उनको चंडी पाठ नया किया, कोई हथकंडा अपनाना पड़ रहा है इस बार चुनाव जीतने के लिए। आप कह रहे हैं जो चंडी पाठ किया उसमें मंत्र गलत बोले थे? अब तो मैं देख रहा हूँ चल रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में, कोई असली चंडी पाठ को फ़ोन से चला के दिखा रहे हैं। हम तो उसका एक्सपर्ट नहीं है, ना तो हम पंडित हैं। तो इसके पहले भी ऐसा हुआ है, गलत मंत्र उन्होंने बोला है। तो क्यों ये प्रयास किया जा रहा है? इतनी तकलीफ क्यों किया जा रहा है? क्यों ज़बरदस्ती याद करके मंत्र बोलने का? ये पब्लिक मीटिंग, राजनीतिक मीटिंग में कोई मंत्र बोलने का जगह तो है नहीं। क्यों अपने को हिंदू साबित करना पड़ रहा है? तो ये एक बेवकूफ़ बनाया पहले मुसलमानों को, अब हिंदू को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बंगाल के लोग बहुत सचेत हैं, उन्होंने मौका दिया था उनको। सीपीएम के अत्याचार से बचने के लिए ममता बनर्जी को लोगों ने चुना है। उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी गरीबी, इसके कारण लोगों ने सोचा था कि ये लोगों के लिए काम करेंगे। आज वही लोग अपना मत जब बदल दिए, ममता जी को कष्ट हो रही है, टॉर्चर हो रही है। नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल में पार्लियामेंट सीट सब जीता हम लोगों ने। 2 करोड़ 30 लाख लोग हमको वोट दिया और उनको 2 करोड़ 37 लाख। जब उनके आमने सामने हो गए हम, उनको डर लग रहा है, तो नई नई चालाकी करके जीतने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिलीप घोष जी, आपने कहा हिंदू वोट कम हो गए ममता बनर्जी के। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 8% का डेफिसिट हुआ है ममता बनर्जी को। आपने कहा पार्लियामेंट्री सीट, जी आपकी पार्लियामेंट्री सीट पिछली बार 18 आई थी, जो ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। लेकिन पार्लियामेंट में लोग वोट देते हैं मोदी जी के लिए। इस वक्त बंगाल में बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टीरियल फेस नहीं है। आपको लगता है कि चीफ मिनिस्टीरियल फेस ना होने के बावजूद भी लोग वोट देंगे भाजपा को, क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी जी तो आके बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं? तो क्या फिर भी बीजेपी का इतना रहेगा कनेक्ट लोगों के साथ कि लोग बीजेपी को वोट देंगे? अब देखिए, पिछले कई चुनाव से लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, क्योंकि लोग भाजपा के ऊपर लोगों का भरोसा है। ये बात सही है कि लोकसभा में मोदी जी सामने थे, वोट दिया लोगों ने। हर बार लोकसभा में यहाँ थोड़ा हमारा वोट इंक्रीज होता है। और भारतीय जनता पार्टी कई प्रदेशों में सत्ता में आई है बिना किसी फेस को सामने रखते हुए। मोदी जी चीफ मिनिस्टर बने, बाद में चुनाव में उनको चुना गया है, हमारे प्रतिनिधि दल ने चुना है। हम उनको डिक्लेयर नहीं किया था। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, सब जगह ऐसा हुआ है। आज गुजरात में है तो कई मुख्यमंत्री का परिवर्तन हो गया, वहाँ हरियाणा में है। तो जहाँ जहाँ भी बीजेपी जीता पहली बार, कोई फेस हम सामने रखते नहीं। ये हमारी पार्टी के सिस्टम है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो पार्टी करेगा। मुझे नहीं लगता कि भाजपा की इतनी बड़ी आज क्रेडिबिलिटी है, इतनी बड़ी हमारी उपलब्धि है पूरा देश में काम करने का, सरकार चलाने का। बंगाल के लोग भी भाजपा को जानते हैं, इसलिए भाजपा को चाहते हैं। हाँ, हमने उस प्रकार संगठन खड़ा नहीं कर पाया था। यहाँ की जन आंदोलन में हम उतना बड़ा उपलब्धि हासिल नहीं की थी, लोग हमको विश्वास करें। आज उतना बड़ा संगठन हमारा है बूथ बूथ स्तर, बल्कि बंगाल में 1 नंबर पार्टी है। सबसे बड़ा संगठन हमारे पास है, सबसे अच्छे योग्य कार्यकर्ता हमारे पास हैं आज। इसलिए लोग हमको विश्वास करके हमको वोट दे रहे हैं, और अगले चुनाव में भी उनका आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा, और 200 सीट के साथ हम सरकार बनाएंगे। दिलीप घोष जी, मैं सवाल एक नंदीग्राम का ये भी पूछना चाहती हूँ कि शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि जीनोसाइड जो मार्च 14, 2007 में हुआ था, उसके जो पुलिस ऑफिसर थे, और यही संदीप बंदोपाध्याय रिटायर्ड इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर जो हैं, इनको ममता बनर्जी ने अब तृणमूल कांग्रेस में लिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि नंदीग्राम में एक तरफ से गोली चली थी, वो संदीप बंदोपाध्याय अब तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं, और एक तरफ लोग गोली खाने के लिए खड़े थे, वो अब शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के पास हैं। क्या एक पोइटिक जस्टिस है ये? नहीं, राजनीति का मोड़ तो हम देखा है, कई बार बदलता है, पाछा पलट होती है।
लेकिन जिन लोगों ने उस समय उस जेनोसाइड में सामने थे, जिनका ऑर्डर से घटना घटी थी, ये सारे ऑफिसर और कई लोग उसमें रिटायर्ड हुए तो उनके एमएलए बने, मंत्री बने, उनके साथ ही हैं। अगर मान लिया जाए जो सीपीएम की सरकार थी और सरकार के निर्देश के अनुसार ये घटना हुई थी, तो स्वाभाविक ऑफिसर का क्या दोष है। राम मंदिर आंदोलन में भी गोली चली, सैकड़ों लोग हताहत हुए, तो कोई पुलिस ऑफिसर को तो कोई फांसी दिया नहीं है। उस सरकार को लोगों ने सजा दिया, मुलायम सिंह जी का, तो उनको आज लोगों ने मानचित्र से बाहर कर दिया है। तो ये उनकी अपना अपना सब लोगों की मानसिकता, अपना विचार है। ये बात सही है कि जिनके हाथ में खून लगा हुआ है उनको तो लोग क्षमा नहीं कर पाएंगे, तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा उनको इस बार। और शुभेंदु अधिकारी उस घटना के बीच में थे, उनका अनुभव, वो इतिहास का साक्षी हैं, वो जो बोलते हैं उसमें तो सच्चाई होगा ही। तो मुझे लगता है कि वो घटना आज बेकार हो चुकी है। ममता जी ने वहाँ के लोगों को न्याय नहीं दे पाए हैं। सिंगूर की घटना अभी सब लोग जानते हैं, वहाँ के किसान आज दर दर भटक रहे हैं, ना उनका खेत रहा, ना उनके पास नौकरी रहा, ना कोई बिजनेस हुआ है। वो भी वहाँ परिवर्तन करना चाहते हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव में वहाँ सबसे बड़ा लीड हमको मिला है लोगों का। तो ममता बनर्जी ने राजनीतिक हित के कारण इस प्रकार लोगों के साथ जो चालाकी की, जिस प्रकार बातें की, जिस प्रकार घटना घटाई, वो आज सबके सामने खुलासा हुआ है। इसलिए लोग पीछे देखने के लिए तैयार नहीं है। उनकी इमेज भी खराब हुई है, उन पर भरोसा भी लोगों को टूटा है। लोग परिवर्तन, सच्चा परिवर्तन चाहते हैं। खेला होबे किंतु दिलीप घोष बाबू बोलून सीएम कौन होबे। देखिए, आपने बांग्ला में प्रश्न किया, हम लोगों ने एक नारा लगाया, खेला होबे पद्म फुलेर मेला होबे। ये चल रहा है। आपसे पूछना चाहती हूं एक सवाल कि करप्शन एक मेजर इशू होता था बीजेपी के लिए एक समय पर। प्रधानमंत्री जी की 2013-14 की रैलीज का एक वाक्य था जो कोई भूलता नहीं है देश में, जो था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन आज जिनके ऊपर करप्शन का संदेह है वो सारे तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए हैं। मिथुन चक्रवर्ती, शुभेंदु अधिकारी, लिस्ट बहुत लंबी है। दिलीप घोष जी, मैं पूछना चाहती हूं, बीजेपी क्या वॉशिंग मशीन है, जैसे तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि जो यहां आएगा वो धुलकर गंगा की जैसे पवित्र हो जाएगा, और या ये बात है कि अब करप्शन कोई मुद्दा ही नहीं है? नहीं, देखिए, हमने किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया नहीं है कि अच्छा है बुरा है। राजनीतिक कर्मी है, उन्हीं लोगों को नारदा शारदा के बाद लोगों ने चुना था। वो कोई एमएलए रहे, एमपी रहे, मंत्री रहे, आज भी राजनीति में सक्रिय है, और वो टीएमसी में सक्रिय थे, आज भाजपा के साथ आना चाहते हैं, तो हम लोगों ने स्वीकार किया है। लेकिन कोर्ट ने उनको क्लीन चिट नहीं दिया है, ना सीबीआई ने इंक्वायरी बंद कर दिया है, ना तो सुप्रीम कोर्ट केस बंद कर दिया है। हम ही लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में गए थे न्याय पाने के लिए, और उन्हीं के आदेश के अनुसार सीबीआई भी लगी हुई है, ईडी भी लगी हुई है, इंक्वायरी हो रही है, और सबका बुलावा आता है, उनका पैरेड चल रहा है, मिलना, बातचीत करना, इंट्रोगेशन हो रही है। इससे किसी को छुटकारा नहीं है। इसीलिए जो घटना हुई है, सच्चाई क्या है वो आगे साबित होगा कोर्ट में, और जिसके साथ जो होगा, कानून जिसको सजा देगा, कानून जो न्याय देगा, उसको सबको मान्य है, और हम भी इसको मानते हैं। और जब तक तो कोई साबित नहीं हो जाता है कि दोषी है, तब तो हम उसको किसी दोषी ठहराएं, ना उनको हम दोषी मानते हैं, ना हमको निर्दोष मानते हैं। कोर्ट में है लंबित केस, कोर्ट की तरफ हमारी पूरी भरोसा है, विश्वास है, और कानून जो सजा देगा वो सबको मान्य होगा। दिलीप घोष जी, ओपिनियन पोल्स में अभी भी फासला है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में। एटलीस्ट सी वोटर का पोल जो हमने देखा है यहाँ टाइम्स नाउ पर, उसमें 5% से थोड़ा कम का फासला है भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में। क्या आप समझते हैं कि अभी 2 हफ्ते पोलिंग शुरू होने में बाकी हैं, इसमें ये आप फासला तय कर पाएंगे? देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ घटना हुआ नहीं कि हम एकदम छलांग लगा दें या तो टीएमसी नीचे आ जाए। एक प्रोसेस है। ये जो सपोर्टर बेस है वो धीरे धीरे खिसक रही है, एक एक चुनाव में हमने देखा है। और ओपिनियन पोल नहीं, हम ओरिजिनल पोल में विश्वास करते हैं। 2 तारीख मई को जो रिजल्ट आएगा वो हमको मान्य है। इसके पहले कई पोल आएगा, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, बहुत सुख होता है। लोकसभा चुनाव को पहले भी कोई हमको चित्र में नहीं रखा था, 4-5 सीट, बस 12 सीट से आगे कोई नहीं बोला था। हमने उस समय बोला था ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, जिनको भरोसा देखे, हम नकारते नहीं हैं, हम अपना काम करते हैं, हम अपने काम पर भरोसा रखते हैं, लोगों पर भरोसा रखते हैं। इस बार भी वही है।
अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का फर्स्ट ब्रिगेड रैली हुई है, उसका परिणाम आएगा। और ममता बनर्जी की पार्टी की जो टूट रही है, भाग रहे हैं चारों तरफ, अभी कैंडिडेट का घोषणा हुई है, उसका भी परिणाम आएगा। खेल शुरू हुआ है, इसलिए उसके पहले कुछ जजमेंट देना, कुछ बोलना, भविष्यवाणी करना मुझे लगता नहीं कि कोई सही होगा। ठीक है, ये एक प्रोसेस चलता है, लोग देखते हैं, मजा लेते हैं। आगे भी प्रति सप्ताह कुछ ना कुछ एग्जिट पोल या कुछ ना कुछ ओपिनियन पोल आएगा और धीरे धीरे हमारी कहने का अनुसार दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम। उसका परसेंटेज ऑफ वोट, नंबर ऑफ सीट्स, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो समय पर हम बोलेंगे, कम से कम तो चुनाव का कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाए सब पार्टी का, चुनाव प्रचार तो शुरू हो जाए, उसके बाद थोड़ा बहुत भनक लगेगा कि क्या होने जा रहा है। খেলা হবে কিন্তু दिलीप घोष बाबू बोलून सीएम कौन होबे? सौरव गांगुली का नाम चल रहा था, आपने अध्यक्षता की है बीजेपी की बंगाल में, आपका नाम आगे चलता है। और अगर नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी जी जीत गए तो क्या वो होंगे? कौन होगा मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल का? देखिए, आपने बांग्ला में प्रश्न किया, हम लोगों भी एक नारा लगाया, खेला होबे पद्म फूलेर मेला होबे, ये चल रहा है। अब खेला जो होगा पता नहीं, हम तो जानते हैं पब्लिक खेलेगा, खेल तो लोकतंत्र में पब्लिक खेलती है, हम उस पर भरोसा करते हैं। जिन लोगों ने स्लोगन दिया था खेला होबे, अब उनका लिस्ट निकलते ही ये देखिए, उन्हीं के लोग जिन्होंने ऑफिस बनाया था उन्होंने ऑफिस तोड़ रहे हैं, जिन्होंने बनाया था वही ऑफिस को जला रहे हैं, अपने ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, आपस में मारपीट गुजबाजी हो रही है। खेल उनके घर से ही शुरू हो गया है। और फेस की बात जो है, इस खेल को बिगाड़ने के लिए ऐसे ऐसे नाम लाया जा रहा है, ये भी एक साजिश के तहत पर एक प्री प्लान्ड है कि बीजेपी की जो मोमेंटम, जो गति है, उसको थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए ये सब चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता, अपने विचारधारा, अपने कार्यपद्धति, अपने नेतृत्व पर भरोसा करता है, उस पर लड़ता है और जीतता है। पूरा देश में जीता है, कोई आसपास नहीं है हमारे, और या बंगाल में उसका कोई व्यतिक्रम नहीं होगा। तो हम उस तरफ देखते नहीं हैं। हमारे विश्व स्तरीय नेतृत्व हैं, वो पूरा समय लगा करके बंगाल जीतने में लगे हैं, ये हमारी मिशन है। और उनका बात पर, जैसा कि हमने, हमारे माननीय उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई ने बोला था कि 22 सीट चाहिए, 23 सीट चाहिए, मैंने आधा सीट चाहिए, तो हमने लड़ाई की, मैंने स्लोगन लगाया 19 में हाफ और 21 में साफ। तो हमारे कार्यकर्ता हमारे नेतृत्व पर भरोसा करते, जी जान लगा करके हमने 18 सीट जीती, 2, 3, 4 सीट थोड़ी थोड़ी वोट से हार गए हैं। अब तो आना फिर शुरू हो गया है एमपी लोगों का। तो इस बार भी हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने हमको 200 सीट का टारगेट दिया है। हम दाएं बाएं नहीं देखेंगे, नाइदर राइट नॉर लेफ्ट, गो स्ट्रेट, भारतीय जनता पार्टी। तो हम सामने देख रहे हैं 200 सीट हमारी टारगेट। मैं आपको बता रहा हूँ 201 होगा, लेकिन 199 नहीं होगा। Well, that's a huge warning. Mission Bengal in action. The man in the hot seat, Dilip Ghosh, says they're not going to be diverted because they have their eyes on the eye of the fish, which is 200 seats in a 294 seat assembly in Bengal. Thank you very much, Dilip Ghosh ji, for joining me. We wish you all the very best and may the best team win.